सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में हर तरफ इंतखाबात का शोर है और हर जमात अक्सरियत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरीफ जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कहीं इलेक्टेबल्स के लिए दिल और पार्टी के दरवाजे खोल दिए गए हैं, पार्टी टिकट से नवाजा जा रहा है और तक कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि देरीना जो पार्टी रहनुमा है वो टिकट ना मिलने पर बहुत ज़्यादा शिकवे गिले करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जलसे जुलूसों में मुखालिफ जमातों पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ है। यानी हर सियासतदान अपनी बेहतरीन इनिंग्स खेलने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अच्छा, वो सब हरबे भी आजमाए जा रहे हैं जिनके जरिए इलेक्शन में कामयाबी यकीनी बनाए जा सके, जबकि कुछ सीनियर सियासतदानों और माहिरीन का यह ख्याल है कि मुल्क में होने वाले जो आम इंतखाबात हैं उसमें कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी और एक मखलूत हुकूमत ही वजूद में आएगी। अच्छा, कराची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ NA-242 टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जो इस सीट से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हो रहे और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी पीछे हटने पर आमादा नज़र नहीं आते हैं। पंजाब को अगर देखें तो इलेक्शन में सूबा पंजाब फतह करना हर जमात का यकीनी तौर पे ख्वाब होता है और इस बार माजी के बरक्स पीपल्स पार्टी का अपने होम ग्राउंड सिंध से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पंजाब पर फोकस है। और इस बात का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लियारी से नहीं बल्कि लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पंजाब से जलसे कर रहे हैं और साथ ही साथ लीगी कायद नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून तंज का कोई मौका बिलावल हाथ से जाने नहीं देते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल का ये कहना था कि हमने तो सुना था कि यहाँ नून लीग का राज है, हम मैदान में हैं, लेकिन यहाँ हर कोई नज़र ही नहीं आ रहा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने, जबकि बिलावल साहब के पंजाब में डेरे से नून लीग के तासुर देने की कोशिश करी है कि उन्हें पीपल्स पार्टी के लाहौर में जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लाहौर आज भी मियाँ साहब का ही है। साथ ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल पीपल्स पार्टी पर यह भी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने गुज़श्ता 15 सालों में सिंध में ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जो लाहौर में कदम जमाने की बातें कर रहे हैं। इस हवाले से अता तारड़ साहब ने कुछ, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। जी, तो अब देखना यह है कि इन इंतखाबात में कोई नई तारीख रकम होने जा रही है। क्या इस बार पंजाब में नून लीग को सेटबैक होगा? क्या सिंध में बनने वाला पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद कामयाब हो सकेगा या फिर बात मखलूत हुकूमत पर ही आकर ख़त्म हो जाएगी? इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए आगे चलकर मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। लेकिन आज बड़ी अदालत की बड़ी खबर ने तमाम खबरों को पीछे छोड़ दिया। जैसे कि कल आपने देखा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी और आज सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अच्छा, यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज थे और मौजूदा चीफ जस्टिस फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद रवा साल अक्टूबर में उन्हें मुल्क का आइंदा चीफ जस्टिस बनना था। तो इन तमाम तर मामलों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अशतर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, तो क्या वजूहात समझ में आती हैं इसकी आपको? कल का जो इस्तीफा था वो तो समझ आ रहा था कि जो फाजिल जज हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी। उस इंक्वायरी में बार काउंसिल्स भी मौजूद थी, सहाफ़ी भी थे और बाकी लॉयर्स ने भी किया हुआ था और उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात थे। गो के उन्होंने हर जगह उसकी तरदीद की और कहा कि उनके खिलाफ जो सारा रेफरेंस बनाया गया है और जो इंक्वायरी हो रही है वो गलत है और उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स भी किए, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बजाय इसके कि उसको डिफेंड करते। वो तो समझ आता है, लेकिन आज का इस्तीफा जो है वो किसी और पैराए में मुझे नज़र आता है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में है और इसकी वजूहात तो आने वाले दिनों में ही पता चलेंगी और जिन्होंने इस्तीफा दिया वो अगर वजाहत करना चाहें तो वही बता सकते हैं। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है या जिन्होंने ये काम किया वो जानते हैं। लेकिन एक इसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो बड़ा दूररस है। दूररस आने वाले वक्त बताएंगे कि कितना अंधोनाक है और कितना खतरनाक है।
लेकिन इसके बैकग्राउंड जो है वो कुछ अरसे से चल रहा था। उसका बैकड्रॉप जो है वो है जाती इख्तिलाफात, जाती अनाज, जाती वजूहात। वो एक ऐसा अमल है जो कि हमारे इस इदारे को जो बहुत मोहतरम इदारा है उसको उससे काफ़ी ज़ख्म पहुंचा है। और मुझे खतरा है, खौफ है कि ये काम यहाँ शायद रुकने का नहीं है। अल्लाह करे मेरी खदशात गलत है और कोर्ट के अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी आए। अब एक तो सीधी सीधी सी बात ये होगी ना कि 3 असामियाँ खाली हो गई। अब 3 असामियाँ जब खाली हो जाएं तो ज़ाहिर है उनको फिल करना है, और उनको फिल करना है, फिल फॉर करना है, क्योंकि इतने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको आपको फौरी तौर पे इनको नबरामूज होना पड़ेगा चीफ जस्टिस। ठीक है, जैसे कि आप जगह फिल करने की बात कर रहे हैं अशतर औसाफ साहब, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जिस तरह सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की बात करें तो तीसरे नंबर पर हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का कोई रुकन अगर दस्तयाब नहीं होता फिर कौन उनकी जगह पर होता है, ये भी ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा आसान अल्फाज। जी, पहले तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साफ देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उनके बगैर और उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी नहीं ले सकता। तो उनको उसको असेंबल करना है। उनके साथ फिर उनके 2 रुफका होते हैं और उसके बाद 2 सीनियर चीफ जस्टिस जो हैं, सीनियर तरीन अपनी अपॉइंटमेंट के लिहाज से, वो उसके अंदर आते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज मेड। अब जब ये सिलसिला हो और एक दस्तयाब ना हो तो फिर नेक्स्ट जो अवेलेबल हैं वो उनकी जगह आ जाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये नहीं है कि वो खाली हो जाएगा। हाँ, अगर चीफ जस्टिस ना हो तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो भी नहीं सकता। अच्छा, गुज़िश्ता सालों में सर अशर साहब जितने भी फैसले बड़े हुए, कह लें कि जितने भी बेंचेस बने, उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कम व बेश तकरीबन हर बेंच का हिस्सा होते थे। तो उनका जो इस्तीफ़ा है वो आने वाले दिनों में फ़ैसलों के हवाले से भी बात की जाए, आने वाले दिनों में कोई असरात मुरत्तिब करता हुआ आपको दिखाई देता है? क्योंकि इस हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं। जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं और पहले भी हो रही हैं। जब वो मनसब पे थे तब भी हो रही थी और सवालिया निशानात उठाए जा रहे थे। उनका जो वो बने मॉनिटरिंग जज, वो भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात थी। मॉनिटरिंग जजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ना किसी और जगह पे। और उससे तासुर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर अपने ही एक साथी को बिठा दिया कि वो इंश्योर करें कि जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक कन्विक्शंस भी रिकॉर्ड हों। एक नहायत ही एक अनप्रेसिडेंटेड और एक ऐसी बात थी जिससे सवालिया निशानात उठ गए और ये सारा का सारा जो सिलसिला चला वो बिल्कुल भी अनसेवरी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उसके अंदर रूल्स में कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरा जो आने वाले दिन है उसमें जो तशकील दी जाएगी बेंचेस की, वो कानून आ गया है, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून बना दिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया है। और अब जो कंट्रोवर्सी जो होती है वो शायद अब नहीं होगी, क्योंकि 3 जजेस बैठ के चीफ जस्टिस एंड द सीनियर 2 जजेस विल सिट और वो फिर बेंचेस की तशकील करेंगे। तो शायद वो बात भी एड्रेस हो जाएगी इसमें। अच्छा अशर साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाइएगा कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए या इस्तीफ़ा दे दे तो फिर उसके खिलाफ जो मज़ीद कोई कार्रवाई है वो हो सकती है या वो रुक जाएगी? जिस तरह कि फॉर एग्जांपल इस्तीफ़ा मंजूर होने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बुलाया है, एक मौका दिया पेश होने का, तो आपको लगता है कि कल वो पेश होंगे? और रूल्स के हवाले से ज़रा समझाइएगा कि फिर रूल्स क्या कहते हैं? जी, मेरी दानिश में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो दायरा कार है वो हाजिर सर्विस जज के लिए है
कुछ यूं होता है कि सुप्रीम ठीक है। जुडिशियल काउंसिल जो है वो इंक्वायर करती है इनटू द कंडक्ट ऑफ ए जज, नॉट ए रिटायर्ड जज, नॉट एन एक्स जज। ठीक है। तो ये नहीं है, ये जिस तरह सिविल सर्वेंट्स में होता है कि वो अगर इस्तीफा भी दें तो उनके खिलाफ इंक्वायरी वो चलती चली जाती है। फौज में भी ऐसा ही है कि वो इस्तीफा दे भी दें तो उनका जो सारा सिलसिला चलता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रोसीडिंग जो है वो इंक्वायरी है और इंक्वायरी के बाद उन्होंने सिफारिशात देनी है सदर मुमलिकत को। तो मेरी दानिश में अगर उनका रिजिग्नेशन हो चुका है और वाकई हो चुका है, तो इसको ना वापस लिया जा सकता है, ना सदर मुमलिकत इसको मुस्तरद कर सकते हैं, ना उनको कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू करें इन ऑफिस, ना चीफ जस्टिस कह सकते हैं। तो मेरी नज़दीक, मेरे दानिश में, मेरी समझ में जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वो जारी नहीं रह सकती। ठीक है, आपको लगता है कि वो जारी नहीं रह सकती। ठीक है, एक और चीज़, अब कुछ सियासतदानों के भी बयानात आप सुन रहे होंगे, हम भी सुनते हैं सबकी बात। सियासतदानों की जानिब से भी ऐसा, एक मखसूस पार्टी की जानिब से भी एक ऐसा मुतालिबा सुनने में आ रहा था कि सिर्फ इस्तीफ़ों से काम नहीं चलेगा, बल्कि एहतसाब होना चाहिए। अगर सियासतदानों का एहतसाब हो सकता है, साबिक वज़ीर आज़म का भी हो सकता है जो वज़ीर आज़म रह चुके हों, तो फिर जजेस का भी होना चाहिए। सिर्फ इस्तीफ़े देने से काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और इस्तीफे देने से एहतसाब का अमल रुक नहीं जाता। लेकिन एक चीज को हमें समझना है, ठीक है, वो समझना है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इख्तियारात हैं क्या वो एहतसाब के हैं, क्या वो ऑर्डर कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाए, क्या वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की सिफारिश दे सकते हैं? नहीं, उनके पास एक लिमिटेड इख्तियार है और वो है कि इंक्वायर करके वो सदर मुमलिकत को ये सिफारिश दें या कहें कि केस नहीं बनता। सिफारिश करेंगे कि इनको उनके मनसब से हटा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी इदारे जो हैं वो इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते। FBI नोटिस दे सकता है, FBI अपनी कार्रवाई कर सकता है, NAB नोटिस दे सकता है। वहाँ पे कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है, किसी तरह की भी इम्यूनिटी हासिल नहीं है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से अगर ये मामला खत्म हो जाएगा तो मामला यहाँ पे रुक नहीं जाएगा। अगर कोई इदारा चाहे तो इसके ऊपर मजीद काम किया जा सकता है, उस पर कोई कदगन नहीं है। ठीक है सर, आपको बेसिकली क्या लगता है अर्शद साहब, जिस तरह कुछ सियासतदानों की जानिब से भी मुतालिबा किया जा रहा है कि जजिस का भी इस्तीफे के बाद एहतसाब होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सियासतदानों का हो सकता है तो जजिस का क्यों नहीं? तो आपको लगता है कि ये मुतालिबा बिल्कुल जायज़ है कि अगर कोई इस्तीफ़ा दे जाए या कोई रिटायर हो जाए उसके बाद भी वो जवाबदेह है, उसका एहतसाब का अमल नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और इसके लिए आने वाली पार्लियामेंट को जरूर कानून साजी करना चाहिए। और ये सारी जो सुकम हमें नजर आते हैं कवानीन में, प्रोसीजर्स में, इनको करना चाहिए। और क्या ही अच्छा हो कि ये बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक महदूद ना रह जाए। ये मामला जो है इसको पूरी तरीके से करना चाहिए और इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो गई, आपको दूसरी जो कोर्ट्स हैं उनके बारे में, ट्राइब्यूनल्स के बारे में, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान उनके बारे में भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी, फौज में भी ये अमल जारी और सारी रहना चाहिए। कोई भी इम्यून नहीं है इस काम से और नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि सदर मुमलिकत को भी इम्यूनिटी सिर्फ उस दिन तक है जब तक कि वो सदर मुमलिकत है, उसके बाद उनकी भी प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। और वजीर आजम को तो कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं, ठीक है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस किया जा सकता है और हुआ, आपने देखा हाजिर वजीर आजम के खिलाफ क्रिमिनल केस हुआ, ठीक है, और इस तरीके से सारे काम होते हैं। और याद रखिए मुआशरा वही पनपता है जहाँ पे मसावी सलूक हो, और मसावी सलूक में सबसे बड़ा जो मामला होता है वो एहतसाब का है।
ठीक है अरशद साहब, एक और चीज़, एक अहम चीज़ जिससे एक तासुर क्या जाता है, इमेज क्या जाता है, ये भी एक बड़ी डिबेट है। जैसे कि ताहयात नाअहली का मामला अगर हम ले लें, आर्टिकल 62(1)(f) का जो मामला है, अभी ये जो हाल ही में फ़ैसला आया ताहयात नाअहली के हवाले से, और फिर जो पहले फ़ैसला आया था, किसी को अब ताहयात नाअहली का फ़ैसला आ गया, फिर कुछ साल के बाद वही फ़ैसला रिवर्स होता है या 5 साल की मुद्दत बताई जाती है। उस अरसे में एक तो ये चले कि पहले ये फ़ैसला था, फिर बाद में फ़ैसला था, या किसी जज के फ़ैसले को रिवर्स किया जाए, और जिसका वक्त ज़ाया हुआ, फिर एक हमारी अदालतों में भी सवालिया निशान आ जाता है कि पहले वाला फ़ैसला ठीक नहीं था, अब वाला ठीक है, और जो वक्त का ज़िया हुआ, इससे एक तासुर क्या जाता है? इससे तासुर यही जाता है जी, और वो तासुर ज़ायल होना चाहिए कि फैसले जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं होते, फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक होते हैं या किसी और की मर्जी के मुताबिक होते हैं। ऐसा तासुर जो है जब तक ये ज़ायल नहीं होगा, हमारे मुल्क के अंदर कोई आदमी आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। हमारे अपने लोग अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं क्योंकि उनको ये पता चलता है कि शायद इंसाफ नहीं मिल सके। इंसाफ जिस मुल्क में नहीं होगा वो माशरा पनपता नहीं। और इस सारे मामले को ज़ायल करने के लिए पार्लियामेंट को काम करना होगा और बहुत तेजी से करना होगा। ये एक भारी जिम्मेदारी होगी आने वाली पार्लियामेंट के ऊपर। यानी आने वाली पार्लियामेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। आपने 2 बार इस बात का जिक्र किया कि पार्लियामेंट को कानून साजी करनी होगी। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें हमें कानून साजी की बहुत ज़रूरत है, तो आने वाली जो पार्लियामेंट है उसको इन चीज़ों को बहुत संजीदगी से देखना होगा। 100%। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को इसके काम पे भी आना चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली में है, चाहे वो नेशनल असेंबली में है, चाहे सेनेट में है, उनको कोई सवाबदीदी फंड्स की फराहमी या उसकी निशानदेही करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है ये फिर इन्वेस्टमेंट बन जाती है। सर, आपका आखिरी कमेंट? जी, आखिरी कमेंट ये है। ठीक है अशरफ साहब, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी। जी 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 जी, जी। मैं एक सवाल भी ज़रा पूछना चाह रही थी। ये जिस तरह ये इस्तीफे आ रहे हैं, इस पर भी हम देखते हैं कि एक जो सोशल मीडिया है जहाँ पे आज़ादी इजहार राय के नाम पे लोग कुछ भी कहे चले जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला आता है, आपकी मंशा के मुताबिक आता है तो भाई बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपकी मर्जी के खिलाफ आ जाता है फैसला, चाहे वो मेरिट पर ही हो, तो जजेस की, उनकी फैमिलीज की किरदार कुशी स्टार्ट हो जाती है। अब ये इस्तीफा जो है, इस हवाले से भी नेगेटिविटी आप देख रहे होंगे। कोई किसी को हीरो बनाने पर तुला होता है, कोई किसी को विलन बनाने पर तुला होता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हमारे माशरे में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है कि हम इसके अंदर एक एहतसाबी अमल शुरू करें। मेरी जो आज़ादी है वो उस हद तक है जहाँ तक किसी की नाक शुरू होती है। यानी मेरी आज़ादी जो है वो मेरी हद तक की होनी चाहिए, ना कि वो इंट्रूड करे दूसरे की इज्जत के ऊपर, दूसरे की शख्सियत के ऊपर। और ये जब तक हम नहीं काम शुरू करेंगे, और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार आपके करिकुलम में है। आपके निसाब में से सिविक्स निकाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला अमल ये जो करने वाला है वो ये है कि आपकी तालीम और तरबियत में सिविक्स, यानी एक जो सिविक सेंस वाली बात है, जो आपका जो माशरती उलूम है, उनको आप वापस लेके आइए अपने निसाब में और अपने बच्चों की तरबियत करें इस तरह कि उनमें टॉलरेंस आए, उनके अंदर दूसरे की बात सुनने का हौसला हो और डिस्टिंग्विश कर सकें वो वाइट ब्लैक एंड वाइट में, ग्रे एरियाज नहीं होने चाहिए। या एक दूसरे की राय का एटलीस्ट एहतराम कर सकें। ठीक है अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ठीक सब, बहुत शुक्रिया आपकी ये कीमती वक्त के लिए। आज के अहम दिन की मुनासिबत से नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब। वेलकम बैक नाजरीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। दुरानी साहब, पहले भी ये सवाल बड़ी दफ़ा हो चुका है, लेकिन उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड अलग थी, अब कुछ और समझ आती है। तो क्या आपको लगता है कि अब भी आपको ऐसा लगता है कि इंतखाबात के बाद ये जो मखलूत हुकूमत है वही बनेगी, या कुछ सादा अक्सरियत ले सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अक्सरियत सादा से ज्यादा इस वक्त तो अगर आप पब्लिक पे छोड़ दें तो फिर तो अक्सरियत 2/3 से ऊपर लगती है। अगर थोड़ा सा उसको इंजीनियर करने की कोशिश करें तो फिर बड़ी खराब सूरत हाल सामने आती है। लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें एक पब्लिक ओपिनियन और एक्सेप्टेबिलिटी दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, और ये एक यूनिक केस है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जिसमें पब्लिक ओपिनियन और जो एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द पब्लिक ओपिनियन जो है, इसके दरमियान बहुत बड़ा गैप पैदा हो चुका है। तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहरहाल है कि कुछ पार्टीज जैसे PMLN है और पीपल्स पार्टी है, PDM कह लें आप, PDM अपने आप को एक्सेप्टेबल कह रही है, PTI अपने आप को इलेक्टेबल कह रही है, पब्लिक जो है वो इलेक्टेबिलिटी के साथ है, और PDM है वो क्या करेगी। और मैंने ये भी देखा है कि फील्ड में जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसने एक हद तक तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन पे काम किया है, अब वो विड्रॉल पे चली गई है, और जो आपकी जुडिशरी है वो भी वो रेजिस्ट कर रही है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अच्छा दुरानी साहब, ये जो ठीक है, अब ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा और कल भी एक इस्तीफ़ा आया, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए, ये जो सारा सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है ये बता रही है कि हम किसी बड़ी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं अगर उनको फ्रंट से डील ना किया जाए और अगर उनको फेस ना किया जाए बल्कि उनको अंडर द कार्पेट किया जाए, तो ये सिचुएशंस जो हैं ये बड़े हादसात को दे सकती हैं। ऐसी सिचुएशंस इस वक्त जितनी मैं तो पहले दिन से ही रिकंसिलिएशन पे चला था, मैं नेशनल यूनिटी पे चला था, मैंने बैक किया था टू द पॉलिटिकल लीडरशिप्स के आप इस वक्त जो है अपने मफाद के उससे निकल के, अपने बच्चों की सियासत के मफाद से निकल के, अपने माली मफादात से निकल के एक दफा 5 साल के लिए जो है वो यूनिटी की तरफ आ जाएं। लेकिन किसी ने नहीं सुना, हर कोई। इट्स सच अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सिचुएशन कि हम जिस कश्ती में बैठे हुए हैं हम उसी कश्ती में सुराख कर रहे हैं, और उसी के अंदर हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि जी इसमें से कौन सी लकड़ी तोड़ के हम घर ले जाएं। और गॉड से, ये आपका मुल्क है, इस मुल्क के अवाम इस वक्त देखें, इस वक्त जो एक सिचुएशन बन गई है वो ये है कि अवाम इलेक्टेबल्स या पास के जो रूलर्स उनकी ख्वाहिश के आगे बो डाउन नहीं कर रहे। पब्लिक जो है वो इलेक्टेबल्स या की इलेक्टेबिलिटी को रेजिस्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है, बल्कि उनको अच्छा, इलेक्टेबल्स की आपने बात की दुरानी साहब, ये जरा ये आपको क्या समझ आती है, ये जो टिकट्स की तकसीम का मामला है ये बड़ा एक मुअम्मा सा बना हुआ है। अंदर से खबरें आती हैं कि पार्टियों के अंदर लोग नाराज़ हो रहे हैं, ख़ासतौर पे नून लीग के हवाले से अगर बात करें कि टिकट की तकसीम पर बाकायदा अंदर लोग नाराज़ हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि मेरे ही प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी साहब ये बात फरमा कर गए कि कभी किसी का आप पर एहसान हो या बुरे वक्त में कोई आपके काम आया हो तो फिर हम जब टिकट देनी होती है तो फिर हम भी बाउंड होते हैं, यानी आम अल्फाज में कि एहसान उतारा जा रहा होता है। फिर जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ होती हैं, जो पार्टी का असल असासा होते हैं, उनको निगलेक्ट करके या उनको समझा के, उनसे रिक्वेस्ट करके कि आप तो अपने ही हैं, दूसरे को टिकट देना ज़रूरी बन जाता है। इससे अपना तो मान जाता होगा, इज्जत लिहाज भी होता है, पार्टी के लिए कुर्बानी भी होती है, लॉयल्टी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्ता होते हैं पार्टी के जो असल वर्कर होते हैं। देखिए, बात थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है जो अब्बासी साहब फरमा रहे। बात यह है कि जो पार्टी का लेके चल रहा है वो तो अपने MBBS बैठा, मियाँ बीवी बच्चों समेत, बच्चों के बच्चों समेत, चाचे समेत, मामे समेत, सारों को लेके जो है वो टब्बर का जो है वो आ रहा है। और जो नीचे वाले वर्कर्स हैं उनको आप लॉयल्टी डिमांड से, आप सिंसेरिटी डिमांड कर रहे हैं,
से आप सेक्रीफाइस डिमांड कर रहे हैं, हर जगह पे हर बंदा कह रहा है कि जी मेरे बच्चे को, मेरे भाई को दो, मेरे बेटे को। तो यही कल्चर है, ये कोई सियासत है? ये मुल्क की सियासत नहीं कर रहे, ये अपने जाती मफादात की सियासत कर रहे हैं। इलेक्टेबल्स जो है, और दूसरी बात ये है कि इलेक्टेबल्स, अब ये बात गौर से सुनें, इलेक्टेबल्स जो पार्टी लीडरशिप के सामने रजिस्ट कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं पीडीएम की पार्टीज के अंदर, वजह ये है कि में पार्टी वोट एरोड हो चुका है। लीडरशिप का इस वक्त जो धौंस धपा है वो तो यही है कि जी हमें जो है कुछ नादीदा कुव्वतों की सपोर्ट हासिल है, इसलिए आप हमारे साथ रहें। पहले ये होता था कि लीडरशिप के साथ और पार्टी के साथ वोट बैंक भी एक होता था, वो वोट बैंक हो गया फारिग। अब तो खाली डब्बे खड़का रहे हैं और उन डब्बों की कोई मान नहीं रहा। मतलब ये है कि नून की लीडरशिप की अथॉरिटी पब्लिक में एरोड हो गई है, इसलिए पार्टी में प्रॉब्लम आ रही है। पीपल्स पार्टी का यही हाल है, बाकी भी पार्टीज का यही है। जिनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी एरोड हो गई है, जिनकी अवामी मकबूलियत जिन पार्टियों की खत्म हो गई है, उन पार्टियों का पार्टी के अंदर कंट्रोल भी खत्म। ये प्रॉब्लम है असल, और उसको कोई किसी शक्ल में बयान करता है। अच्छा जी, अच्छा आपने कहा कोई किसी शक्ल में बयान करते, कोई किसी शक्ल में, ठीक है, एक बात होती है, लेकिन उस पर सबकी तरह तरह की राय होती है। जिस तरह के अभी नून लीग इलेक्शन कैंपेन प्रॉपरली शुरू नहीं कर सकी, कोई भी वजह हो सकती है, टिकटों की तकसीम का मामला हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि ताहयात नाअहली के हवाले से जो एक प्रॉपर क्लियर एक फैसला आ गया, उसके बाद अब ये प्रॉपर शायद स्टार्ट करेंगे कैंपेन। लेकिन जो मुखालिफिन है नून लीग के, सबसे बड़ी मुखालिफ उसमें पीपल्स पार्टी नज़र आती है, तो वो खुलकर तनकीद ये कर रही है कि शायद वो घर में रहना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, बिलावल साहब नाम ले लेके तनकीद करते हैं। क्या वजह समझ आती है दुरानी साहब के वाकई इलेक्शन में बहुत कम टाइम रह गया? कल आसमा शराजी साहिबा भी मेरे साथ प्रोग्राम में थी, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी ये बात कही कि जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप बाहर नहीं निकले तो फिर मुखालिफिन को तनकीद का मौका मिल रहा है। तो आपको क्या वजह समझ आती है कि नून लीग अभी तक इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं शुरू कर पाई? देखिए, नून लीग के इलेक्शन कैंपेन शुरू करने में प्रॉब्लम ये है कि नून लीग तो चाहती है कि किसी तरह से रेफरेंडम हो जाए। मैंने तो पहले भी ये बात की कि नून की लीडरशिप इस वक्त चाहती है कि एक ऐसा रेफरेंडम हो जिसमें अगर अवाम उनके हक में वोट दें तो 5 साल, और मैंने साथ किया था कि अगर मुखालफत में दें तो 10 साल के लिए उन्हें हुकूमत मिल जाए। वो इलेक्टोरल प्रोसेस से असल भाग रहे हैं, वो इलेक्शन कैंपेन से नहीं भाग रहे। उन्हें इलेक्शन एक खौफनाक ख्वाब लग रहा है, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी और नून एक ही कश्ती के सवार है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ तनकीद करके या बात करके वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि ये लगे कि वो आपस में एक दूसरे के। असल इस वक्त इशू ये है कि पूरी की पूरी पीडीएम जो है, आप मेरा नोट कर लें कि अगर कभी हुकूमत कोई बन ही गई तो इन सब ने मिलके बनानी है, बागमती का कुनबा बनानी है, और इसी तरह बनाएंगे अगर इनमें से कोई, वरना ये सब एक है। पीपल्स पार्टी कहाँ से नून की मुखालिफ हो गई यार, वो एक ही है, कहीं कोई कन्फेडरेशन नहीं है। अब मसला ये है कि जो इस वक्त इलेक्टेबिलिटी ऑफ नून है, उसका साइज या पब्लिक सपोर्ट जो है नून के लिए इस वक्त, वो उससे बहुत कम है जितनी हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए। और अच्छा, पब्लिक सपोर्ट कराची में शहबाज शरीफ साहब मदे मुकाबिल मुस्तफा कमाल साहब, इस मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? देखें जी, मुझे तो लगता है कोई तीसरा ले जाएगा। बात ये है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए जी, मियां साहब, देखिए इस वक्त बेचारी नून का तो ये हाल हो चुका है कि वो तो अपने ख्याल में तो वो 2/3 की हुकूमत बनाने पाकिस्तान आए थे, और एयरपोर्ट पे आते ही उन्होंने अपनी 2/3 की हुकूमत के ऊपर अंगूठा भी लगा दिया था। वो अंगूठा लगा के निकले तो बाहर आए तो अंधेरा था। मतलब ये है कि इस वक्त जो पार्टी 2/3 की मेजॉरिटी से बेचारी हुकूमत बनाने आई थी, उनके साथ MQM भी अलायंस नहीं कर रही। वो MQM जिसने कभी किसी अलायंस से इनकार ही नहीं किया, उन्हें कोई कह दे तो वो फौरी तौर पे सरनकू हो जाया करते थे, वो आज नून के सामने भी खड़े हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि हवा का रुख पढ़ लेना चाहिए नून को,
और इस वक्त पार्टी लीडरशिप में हैरान होता हूँ डॉक्टर साहब कि इन सबको क्या हो गया है, ये ना पब्लिक की ओपिनियन देख सकते हैं, ना ये मतलब उन तबकात की ओपिनियन देख सकते हैं जिनके भरोसे पे ये बैठे हुए हैं, ना ही अपना हाल देख सकते हैं, ना अपने कोलेशन की अपने मुस्तकबिल देख सकते हैं। ये फिर भी इस उम्मीद, ये उसकी तरह है, मतलब कबूतर की तरह है जिसकी तरफ बिल्ली बढ़ रही होती है और उसने आंखें बंद की होती है। मतलब ये आंखें बंद किए हुए कबूतर है। अदवानी साहब, ये फिर बिलावल साहब जो हैं, वो बिलावल साहब को क्या उम्मीद है लाहौर में? क्योंकि एक हकीकत है कि पंजाब नून लीग का गढ़ और सिंध पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता है। तो बिलावल साहब लाहौर से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके एतमाद की वजह आपको क्या नज़र आती है? एतमाद का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की लाहौर में पोजीशन कमज़ोर है, ये सबको पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है। फिर साथ ही बिलावल साहब ये तासुर देते हैं कि जैसे पता नहीं नून लीग सिलेक्ट हो चुकी है और लोग आगे आ रहे हैं, फिर भी बिलावल साहब वहाँ से लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या समझ आती है आपको? मैं परसों लाहौर में था, तो मैं लाहौर में जरा घूमता फिरता रहा। मुझे एक ही वजह समझ आती है कि वो समझते हैं कि लाहौर के उनके साथ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जितने फ्लैग्स मैंने लाहौर के अंदर देखे, वो मैंने इलेक्ट्रिक पोल्स पे और दूसरे पोल्स पे, जिसपे वो ये जो PTCL के पोल के ऊपर देखे, तो वो समझ रहे हैं कि खम्बों ने वोट देना है। भाई पब्लिक का वोट कहाँ है? आप लोग तो, आपके पास माइक है, अभी निकल जाए, जाके लाहौर से पूछ ले कि किसने किसको वोट देना है, मतलब मैनेजमेंट के बगैर। ठीक है, बाद लोग तो मैनेज होके जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क। देखिए दुरानी साहब, आपकी बात से ये भी तो समझ आ रही है। देखिए बिलावल साहब, सबके लिए बड़ी बड़ी इज्जत का सवाल होता है कि भाई अगर खड़े हो रहे हैं वहां से लाहौर से, तो उनको भी पता है कि अगर वो शिकस्त से दो चार होते हैं तो बड़ी इज्जत का मामला होता है। लीडर हैं वो, अपनी पार्टी के चेयरमैन है, तो उनको भी कोई ना कोई उम्मीद तो होगी ना कि वोट मिलेगा। देखिए, वोट मिलने का उम्मीद तो मियां साहब को भी थी जब वो एयरपोर्ट पे मुट्ठा लगा रहे थे, उम्मीद तो पूरी PDM को थी जब वो 16 महीने की हुकूमत ले रहे थे कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। उम्मीद आज बिलावल साहब को भी है, तो ये वैसी उम्मीद है जैसी उम्मीद करने पे कुछ खर्च नहीं। ठीक है, ठीक है, आप यानी आपके कहने का वही मकसद के उम्मीद पर दुनिया कायम है। चले, इलेक्शन करीब है, पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अवाम का लाडला कौन है अनकरीब पता चल जाएगा जी। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं, और साथ ही मुसलसल नवाज शरीफ साहब का नाम ले लेकर उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो अब ये तासुर ये जाता है कि शायद ये दोहरी पॉलिसी है कि साथ में तनकीद भी नहीं करनी, नफरत का इजहार भी नहीं करना, तनकीद भी करनी है। ये बड़ी अजीब बात है। हम दूसरे के मुखालिफ सियासी जमातें हैं, हम एक दूसरे की पॉलिसियों पे तनकीद तो करेंगे, हम एक दूसरे के इक़दामात पे तनकीद, जिसको हम गलत समझेंगे उस पर तनकीद तो करेंगे। क्या हम एक दूसरे की तारीफें करके लोगों से वोट लेंगे? दुनिया भर में सियासत का यही असलूब है। जहाँ तरक्की याफ्ता और एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे भी जो मुखालिफ होते हैं उनकी पॉलिसीज को, उनके इक़दामात को क्रिटिसाइज किया जाता है। ये तो बिल्कुल एंड जमहूरी रंग है। हाँ, अगर हम किसी को ह्यूमिलेट करें या हुकूमत के आने के बाद अगर हम बढ़ के मार रहे हो कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, या हम हुकूमत में आने के बाद किसी के खिलाफ इस तरह के एक्शन शुरू कर दें, उसकी बात होती है। बाकी क्या उनकी पॉलिसीज की हम तारीफ करेंगे और हमारी पॉलिसी की वो तारीफ करेंगे, इससे वोट मिलेगा हमें। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, खबरों में यह है कि जी कराची में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद की बैठक हुई है, जिसमें MQM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, GDA इनके रहनुमा सीट एडजस्टमेंट के मामला पर सर जोड़कर बैठे हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बिलावल साहब का फोकस लाहौर पर होगा और फिर सिंध जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाए? हम तो जी इस बात को बार बार वेलकम कर रहे हैं कि मियां साहब मुस्लिम लीग वहाँ पहुंची है। अभी तो ये होता है कि कभी MQM उनके साथ है, कभी MQM उनसे अलग है, तो हम तो मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की वफाकी जमातों को पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए, कौमी क़यादत को। जिस तरह बिलावल साहब लाहौर से लड़ रहे हैं, मियाँ साहब कराची इलेक्शन लड़ने गए, बड़ा अच्छा है। हमारे मुखालिफ पहले भी हमारे मुखालिफ थे, और रिसेंटली होने वाला जो
इलेक्शन है लोकल बॉडीज का, वो भी इस बात का गमाज है कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, लोगों की खिदमत की है। एतराज अपनी जगह, लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी को बहरहाल एक बड़ी तादाद में वोट मिला है और वो इंशाल्लाह अब आपको जनरल इलेक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये अता तारिर साहब ये फरमा रहे हैं कायरा साहब कि जी हम पीपल्स पार्टी चेयरमैन को लाहौर में बड़ा टफ टाइम देंगे। वैसे अगर माजी का जायजा लें कायरा साहब, तो पीपल्स पार्टी कभी भी लाहौर से अक्सरियत नहीं ले सकी है, तो इस बार बिलावल साहब अगर वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एतमाद की वजह? पहली बात तो ये है कि ये कमेंट मुनासिब नहीं है कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती। पीपल्स पार्टी बनी लाहौर में थी, पीपल्स पार्टी लाहौर से जीतती रही, मुहतरमा के दौर तक पीपल्स पार्टी लाहौर से जीतती रही। ये अलग बात कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हम ग्रेजुअली बिल्ड अप होते थे, लेकिन ना हर बंदा अचानक खड़ा होके तो इलेक्शन नहीं लड़ लेता। जो लोग पार्टी के कैडर्स बिल्ड होते हैं, अगर उनको रियासती इदारे तोड़ के कभी पीटीआई में, कभी मुस्लिम लीग में, कभी जुनेजो लीग में, कभी किसी लीग में उनको ट्रांसफर कराते रहते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जमातों के ऊपर। लेकिन पीपल्स पार्टी 96 के इलेक्शन में भी लाहौर से जीती थी, ये नहीं है कि नहीं जीती। हाँ, उसके बाद ग्रेजुअली ये हुआ कि हमारे लोग जो जो पीपल्स पार्टी में आते गए उनको तोड़ा जाता रहा, और फिर 1988 में 2018 में खान साहब के साथ हमारे मैक्सिमम पंजाब के लोगों को उनकी जमात में भेजा गया, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी कमजोर हुई। अब बिलावल साहब ने जो मंशूर दिया है, जो किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, इस मुल्क की खवातीन का, इस मुल्क में फ्री तालीम का, फ्री इलाज का और तनख्वाहें डबल करने का पीपल, और ये जो मंशूर इस वक्त अनाउंस किया है, हमें तवक्को है कि लोग इस मंशूर के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत को सामने रखते हुए चेयरमैन साहब को एक बड़ी तादाद में वोट देंगे। इसी हल्के से असलम गिल हमारे कारकुन साथी हैं, भाई हैं, उन्होंने भी 35,000 वोट लिया था। चेयरमैन साहब इंशाल्लाह ये सीट जीतेंगे एंड बाकी सीटों पे भी इंशाल्लाह अच्छा कंपटीशन देखेंगे। अच्छा कायरा साहब, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टिकट्स की तकसीम है उस मामले में पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा नाराज भी हैं, जैसे कि सस्सी पीलीदो साहिबा का नाम सामने आया और कुछ और भी लोग हैं जिनको इस मरतबा पार्टी टिकट नहीं दिया गया, जो साबिक अरकान असम्बली हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है, लोग नाराज हैं? मुझे सिंध की सूरत हाल का नहीं पता जी, मैं तो सब इलेक्शन में उलझा हुआ हूँ, मुझे उस तरह नहीं पता कि कौन कौन किस किस को सीट नहीं मिली। ये पार्टियों का फैसला होता है जी, कभी पार्टियां इग्नोर नहीं करती, मतलब दो में से किसी एक की चॉइस करनी होती है, तो जो एक की चॉइस कर ली दूसरा इग्नोर नहीं होता, दोनों में से एक को अकोमोडेट करना होता है। तो उससे उन दोस्तों को जो इस वक्त फर्ज करें किसी एक को चॉइस किया गया, तो दूसरे को किसी और वक्त में उसको अकोमोडेट किया जाता है। सबकी इज्जत का, सबके उस हिस्से का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, आपके मंशूर को लेकर आपके मुखालिफिन कुछ तनकीद कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है मुखालिफिन तो तनकीद करते हैं, आप अपने मुखालिफिन पे करते हैं और आपके मुखालिफ आप पे करते हैं। कहते हैं बड़ा आसान होता है, कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, मगर सिर्फ बातचीत कहते हैं मसाइल का हल नहीं होता, मुल्क के मुस्तकबिल से खेल कर सियासत नहीं करनी चाहिए। जब पीपल्स पार्टी 15 साल में से इनके हालात नहीं बदल सकी, तो फिर लाहौर में क्या करेगी, क्या कहेंगे? गुजारिश ये है जी कि पीपल्स पार्टी ने जो जो वादा किया था वो पूरा किया। मैं चाहूंगा कि किसी वक्त आप जरा अपने रिकॉर्ड से 2008 का जरा वो रिकॉर्ड निकलवाइए, जब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, मैं उसका फाउंडिंग चेयरमैन था। उस वक्त उसको 35 अरब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, आज शायद 235 अरब से भी ज्यादा रकम इस पे लग रही है। उस वक्त यही बैन ही ये सवाल था कि ये जी इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी, ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो हमने यही कहा था कि पैसे इसी मुल्क से आएंगे। इस मुल्क के अंदर लोगों को, गरीब आदमी को, जो बिल्कुल महरूम तबकात हैं, उनकी इमदाद हुकूमतों का फर्ज होता है, उनको इस गर्दाब से निकालना हुकूमतों की ड्यूटी होती है। लिहाजा उसके लिए पैसे हम पैदा करेंगे और हमने किए। अगर हमने कहा है कि हम तनख्वाहें डबल करेंगे, तो हमने 2018 से 2008 से 2013 में तनख्वाहें डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा की हैं, ऑलरेडी करके दिखाया है। अगर हम कह रहे हैं कि हम किसान कार्ड के जरिए किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे और मिल मालकान को खुल्लम खला या ट्रेडर्स को नहीं खाने देंगे, तो ये जो कार्ड का निज़ाम है, इसके जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूशन
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 93 लाख खानदान इस वक्त एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। सो हम जो कह रहे हैं, अगर 300 यूनिट बिजली का हमने कहा है तो ये फर्ज करे 50 अरब चाहिए, तो हमने ये नहीं कहा कि हम 50 लाख घर बना के दे देंगे। हमने ये भी बताया कि कहाँ से बनाएंगे। जो लोग ये एतराज करते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक हमें इजाजत नहीं देगा, तो बिल्कुल वो हकायक के मुनाफी बात कर रहे हैं। IMF वर्ल्ड बैंक को एतराज नहीं है, उनको ये एतराज है कि आपका ऑलरेडी जो बैलेंस है बजट का, उसमें मजीद आप डेट रेज नहीं कर सकते, मजीद सब्सिडियां नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप किसी जगह से सेविंग करते हैं और वो सब्सिडी में या सपोर्ट में देते हैं, तो IMF को क्या एतराज है। उसके उन्होंने 300 अरब रुपए की सेविंग का भी फार्मूला दिया है कि कहां कहां से सेव होगा, और वही 300 अरब हम इधर खर्च करेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि जी वो देखें 30 लाख घर इमरान खान ने भी कहा था 50 लाख बनाऊंगा, नहीं बने, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि हमने सिंध में 20 लाख बेघर अफराद को, जिनके घर तो इस फ्लड में बह गए थे, उनके घरों के लिए महफूज जगहों पे छोटे घर बनाने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। उसका बजट ऑलरेडी मौजूद है, उसका काम शुरू हो चुका है, वो घर बन रहे हैं। तब हमने कहा है कि एक सूबे में अगर हम 20 लाख बना सकते हैं तो पूरे मुल्क में हम अगली अपनी हुकूमत में 30 लाख घर बना के लोगों को देंगे, बेघर लोगों को। और हम भुट्टो कॉलोनियां बनाने वाले हैं। हम बेघर जमीनों जो मालकान हैं, बेजमीन मालकान हैं, हम उनको प्लाट देने वाले हैं। हम जो सरकारी जमीनों पे कच्ची आबादियां बनी थी, हम ही हैं जिन्होंने उनको रेगुलराइज किया हुआ है। तो ये सारे प्रोसेसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि हम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा से खवातीन की नुमाइंदगी, खवातीन को आगे लाने की बात करती है, तो खवातीन की नुमाइंदगी की दावेदार पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से कितनी खवातीन को नामजद की है? देखिए, खवातीन की मखसूस सीटें तो अपनी जगह, 2 खवातीन को नामजद करने की वजह बेसिकली पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी 2 नहीं किया, क्योंकि उसमें तो 5% सीटें हैं तो वो पूरी होती हैं। लेकिन खवातीन की नशिस्तों पे कम नॉमिनेशन आना बेसिकली तो कैंडिडेचर है। लोग अगर अप्लाई कम करेंगे, जमात को जोर जबरदस्ती तो टिकट नहीं देती। हाँ, अगर और हमारा मुआशरा अभी शहरी इलाकों में या जो फ्यूडल एरियाज हैं, वहां पे अगर किसी फ्यूडल एरिया में किसी खातून का अपना रोल है तो वो अपनी जगह, लेकिन ये एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है, इसमें खवातीन को उतनी स्पेस नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी है जिसने खवातीन को रिकग्नाइज किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको नौकरियों के मैदान में, उनको बाकी हर जगह पे पूरी तरह सपोर्ट किया। और ये 5% सीटें जो हमने मैंडेटरी की, ये भी हमने की। लिहाजा इसके बहुत सारे इक़दाम हैं जो हमने खवातीन की बेहतरी के लिए किए हैं। जो गरीब औरतें हैं, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेसिपिएंट्स हमने खातून को किया। सिंध के अंदर जो हमने बेजमीन किसानों में जमीन तकसीम करना शुरू की, वो भी खवातीन के नाम लगाई। सो पीपल तो खवातीन की एम्पावरमेंट को अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक लेके जाती है। लेकिन इलेक्शन में जब जनरल पब्लिक ने वोट डालना होता है तो उसके लिए आप लोगों को कंपेल नहीं कर सकते। अगर खवातीन अप्लाई करेंगी और उनकी वहां पोजीशन लोगों में एक्सेप्टेंस होगी, बिल्कुल उनको वोट देंगे, टिकट देंगे। ठीक। अच्छा कायरा साहब, बिलावल साहब बड़ा खुलकर तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब पे, जैसे कि पहले भी मैंने बात की, और वो नाम ले लेकर तनकीद कर रहे हैं कि जी हम सबसे पहले निकले, हमने सबसे पहले मंशूर दिया और अभी तक नून लीग घर में बैठी हुई नहीं निकल रही। एक तासुर ये भी था कि शताहत नाअहली का जो फैसला आए उसके बाद वो निकलेंगे, और ये राना सनौर सब कह भी रहे थे कि 15 तारीख से हम बाकायदा अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे। लेकिन जो मुहिम इलेक्शन कैंपेन डिले की तरफ जा रही है या शुरू नहीं हुई अभी तक, ताखीर का शिकार है, उसकी क्या वजह आपको समझ आती? क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि उनकी अगली हुकूमत आ रही है, फिर आप लोग की तनकीद करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो इस पर स्पेकुलेट नहीं करता। लेकिन ये बात सियासी जमातें करती रहती है। उनकी कैंपेन लेट है या वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अंदरूनी अभी कश्मकश में है, उनकी टिकटों के बहुत सारे इशू बहुत सारी जगहों पे फंसे हुए हैं, तो ये उनके अपने क्राइसिस है, उसको मुखालिफ जमातें एक्सप्लॉइट करती रहती हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम तो एक सूरत हाल अवाम के सामने। आपने मुखालिफ जमातों का कहा कि एक्सप्लॉइट करती रहती है, यानी आप भी मुखालिफ जमात है ना नून लीग के, तो आप भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। सियासत में एक्सप्लॉइटेशन एक बेसिक फैक्टर है।
आप अपने मुखालिफ की कमजोरी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, अच्छा। आप अपने जुमलों में हमारी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट नहीं करते, आप अपने प्रोग्राम में मेरी जरा सारा कमजोर लफ्ज निकलेगा आप एकदम उचक के उस पर सवाल देंगी। यही एक्सप्लॉइटेशन होती है ना, और क्या होता है। चले जी, कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।